हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विधिकारी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश पीसीएसजे में जो माइनर एक्ट्स हैं उसी में एक है महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013। तो इसके एक्ट के संबंध में जितने भी प्रश्न बनाए जा सकते हैं एमसीक्यूज टाइप में और जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन सारे तथ्यों का विश्लेषण करते हुए हम इसमें जो है एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे और उम्मीद है कि हमारा यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। दोस्तों आप हमारे चैनल विधिकारी को सब्सक्राइब कीजिए और उस पर पीसीएसजे के सिलेबस से संबंधित और माइनर एक्ट और मेजर एक्ट से संबंधित एमसीक्यूज के वीडियो उपलब्ध हैं। आप वहां पे उनको सॉल्व करके अपनी तैयारी को और मजबूत बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं इस एक्ट में क्या महत्वपूर्ण तथ्य है, किस प्रकार के प्रश्न बनाए जा सकते हैं, उनका पूरा विश्लेषण करते हुए प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो इस अधिनियम का जो पूरा नाम है वो महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष अधिनियम 2013 है। अर्थात इस अधिनियम को बनाने का उद्देश्य जो है महिलाओं को कार्यस्थल पर उनके लैंगिक उत्पीड़न से रोकना है, ताकि वो अपने कार्यस्थल पर निर्भीक होकर के कार्य कर सकें। और दोस्तों, इस एक्ट को बनाने के पीछे एक विशाखा बनाम राजस्थान राज्य का महत्वपूर्ण केस है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कुछ गाइडलाइन जारी की गई थी कि वर्क प्लेस पर किसी महिला के साथ किस तरह के बिहेव होने चाहिए ताकि वह वहाँ पे असुरक्षित महसूस न करे। क्योंकि इसके पहले जो विशाखा का जो केस था यह राजस्थान राज्य की एक एम्प्लॉई थी और उन्होंने वहाँ पे बाल विवाह को रोकने के लिए कुछ अभियान चलाया था। इसी के कारण कुछ क्रिमिनल्स ने उनके साथ रेप किया था। तो यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसी केस में यह गाइडलाइन जारी की थी। तो विशाखा बनाम राजस्थान राज्य का जो केस है यह 1997 में आया था। अब हम आगे देखते हैं कि इस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या गाइडलाइन जारी किया था। तो इसमें यह कहा गया था कि महिला को गलत तरीके से छूना या छूने की कोशिश करना ये सब उत्पीड़न के अंतर्गत आता है। उसे गलत तरीके से देखना या घूरना, यौन संबंध बनाने के लिए कहना, उस पर जो है अश्लील टिप्पणी करना, यौन इशारे करना, अश्लील चुटकुले सुनाना या भेजना, पोर्न फिल्में दिखाना, तो ये सभी जो है उत्पीड़न के दायरे में आएंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कि 10 या उससे ज़्यादा कर्मचारियों वाले हर संस्थान को आंतरिक परिवाद समिति या इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी बनाना अनिवार्य है। और ये जो कमेटी होगी वहाँ पे जो महिला है जिसके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है या उत्पीड़न किया जाता है, तो ऐसी जो महिला है वह अपनी शिकायत इस समिति के समक्ष कर सकेगी। इसलिए प्रत्येक जहाँ पे 10 या उससे अधिक कर्मचारी हैं उस हर संस्थान में इस समिति का बनाया जाना आवश्यक है। तीसरी बात ये थी कि इस कमेटी की जो अध्यक्ष होगी, जो ये आंतरिक परिवार समिति होगी, तो इसकी अध्यक्ष एक महिला ही होगी, न कि पुरुष होगी। और इस कमेटी में आधी से ज़्यादा सदस्य भी महिलाएं ही होंगी। इसके अलावा यौन शोषण के मुद्दे पर काम कर रहे एनजीओ जो हैं, गैर सरकारी संगठन हैं, इनकी एक महिला प्रतिनिधि को भी कमेटी में शामिल करना जरूरी है। इसके अलावा संस्थान में काम करने वाला कोई भी महिला अपने साथ हुए यौन उत्पीड़न की शिकायत इस समिति से कर सकती है, जिसकी जाँच जो है कमेटी करेगी और 90 दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। इसके अलावा संस्थान जो है सुलह के लिए न तो शिकायतकर्ता और न ही पीड़ित महिला पर दबाव बनाएगा और न ही कमेटी के किसी सदस्य को दबाव में लेने की कोशिश करेगा। तो इस प्रकार की जो गाइडलाइन थी यह जो है विशाखा बनाम राजस्थान राज्य के मामले में जारी की गई थी। इसके अलावा ये कहा गया कि जो आंतरिक परिवाद समिति है, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी है, जिसे आईसीसी भी कहा जाएगा, अपनी जांच में अगर किसी को आरोपी पाती है तो उसके खिलाफ आईपीसी की धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी। और सभी संस्थानों को आईसीसी की हर एक साल एक बार में अपने पास आई शिकायतों का लेखा जोखा और कार्रवाई के विवरण को एक रिपोर्ट के रूप में सरकार को भेजना होगा। तो अर्थात किसी संस्थान में जो आईसीसी का गठन किया गया है, जो परिवार समिति का गठन किया गया है, तो उस समिति के समक्ष साल भर में पूरे कितनी शिकायतें आ रही हैं, कितनी कार्यवाहियां की जा रही हैं, इन सब का विवरण जो है वह सरकार को जो है रिपोर्ट के रूप में भेजना होगा। आगे है कि अगर पीड़ित महिला जो है कमेटी के फैसले से संतुष्ट नहीं है तो वह पुलिस में भी शिकायत कर सकती है। तो इस प्रकार की जो गाइडलाइन थी यह विशाखा के केस में जारी की गई थी। अब हम देखते हैं कि जो
2013 में जो अधिनियम बनाया गया है तो उस अधिनियम के तहत क्या प्रावधान जोड़े गए हैं, इस गाइडलाइन को कहाँ तक उसको इसमें शामिल किया गया है या उसमें क्या परिवर्तन करके उसको शामिल किया गया है। तो देखते हैं एमसीक्यूज के रूप में। पहला प्रश्न है, महिला का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध और प्रतितोष अधिनियम 2013 को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब प्राप्त हुई थी। तो इसे जो है राष्ट्रपति की अनुमति 22 अप्रैल 2013 को प्राप्त हुई है। इस एक्ट को 22 अप्रैल 2013 को राष्ट्रपति ने अपनी स्वीकृति प्रदान की है। नेक्स्ट, इस अधिनियम के अंतर्गत परिभाषित व्यथित महिला से क्या तात्पर्य है। तो व्यथित महिला को धारा 2A के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार व्यथित महिला से कोई ऐसी महिला अभिप्रेत है जो किसी कार्यस्थल के संबंध में नियोजित हो या नहीं हो, अर्थात वो नियोजित अभी है या नहीं है या पहले रह चुकी हो, और वह किसी भी आयु की हो सकती है। तो यह जो महिला है किसी कार्यस्थल पर या किसी निवास गृह में भी नियोजित हो सकती है, और महिला की आयु कोई भी हो सकती है, अर्थात वह वयस्क भी हो सकती है और अवयस्क भी हो सकती है। तो इस प्रकार से उपयुक्त सभी जो है ये पीड़ित महिला के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है, इस अधिनियम के अंतर्गत व्यथित महिला को किस धारा में परिभाषित किया गया है। तो जैसा भी हमने बताया कि व्यथित महिला की जो परिभाषा है धारा 2A के अंतर्गत दी गई है। नेक्स्ट, इस अधिनियम के अंतर्गत घरेलू कर्मकारों में ऐसी महिला शामिल नहीं की जाएगी। तो घरेलू कर्मकार के अंतर्गत कौन महिला शामिल नहीं की जाएगी, तो इसके जो प्रावधान है यह धारा 2E के अंतर्गत दिया गया है। 2E में घरेलू कर्मकार को परिभाषित किया गया है, और इसमें यह बताया गया है कि जो नियोजक के परिवार की सदस्य न हो, तो यह महिला जो है घरेलू कर्मकार के अंतर्गत आती है। जो नियोजक के परिवार की सदस्य हो यह घरेलू कर्मकार के अंतर्गत नहीं आती है। और तीसरा है, ऐसी जो कर्मकार है वह नगद या वस्तु के रूप में पारिश्रमिक प्राप्त करती हों, ये सही है। यह महिला जो है अस्थायी या अस्थायी या अंशकालिक या पूर्णकालिक आधार पर भी नियोजित की जा सकती है। तो इस प्रकार से घरेलू जो कर्मकार हैं या डोमेस्टिक वर्कर हैं तो इसके अंतर्गत ये तीनों आते हैं, लेकिन जो उसके परिवार की सदस्य है वह महिला डोमेस्टिक वर्कर के अंतर्गत नहीं आती है। नेक्स्ट, महिला का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण और प्रतिशोध अधिनियम 2013 में कुल कितनी धाराएं हैं। तो इस अधिनियम के अंतर्गत कुल 30 धाराएं हैं और 8 अध्याय हैं। नियम में कुल 30 धाराएं और 8 अध्याय हैं। तो इस प्रकार से जो चौथा विकल्प है सही है कि इसमें कुल 30 धाराएं हैं। नेक्स्ट, महिला का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 का संबंध किस वाद से है या किस केस से है। तो जैसा हमने पहले ही बताया वीडियो की शुरुआत में ही कि इस एक्ट को बनाने का जो मुख्य कारण था वह विशाखा बनाम राजस्थान राज्य 1997 का केस था, और इस केस के बाद ही इस एक्ट को बनाया गया था। नेक्स्ट, महिला का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 का संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से नहीं है। तो यह इसका जो संबंध है यह अनुच्छेद 14 से, अनुच्छेद 15 से, अनुच्छेद 21 से जो कि जीवन के अधिकार की बात करता है, इन 3 अनुच्छेदों से है। ये समानता के अधिकार की बात करते हैं अनुच्छेद 14 और 15, और अनुच्छेद 21 जो है यह जीवन के अधिकार अर्थात गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार की बात करता है। और 14, 15 और 21 आते हैं, लेकिन अनुच्छेद 122 नहीं आता है। नेक्स्ट, महिला का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न से संरक्षण और गरिमामय कार्य करने का अधिकार संबंधी अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय पर भारत सरकार द्वारा कब अनुसमर्थन दिया गया था। तो इस पर जो है भारत सरकार ने 25 जून सन 1993 को अपना अनुसमर्थन दिया था, और इसी के अनुसरण में फिर ये कानून का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट, इस अधिनियम के अंतर्गत जिला अधिकारी के रूप में किसे अधिसूचित किया जा सकता है। तो जिला अधिकारी की जो परिभाषा है वह अधिनियम की धारा 2D के अंतर्गत दी गई है, और इसमें यह बताया गया है कि जिला अधिकारी से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो धारा 5 के तहत नियुक्त किया जाता है। तो धारा 5 में यह बताया गया है कि जिला अधिकारी से तात्पर्य है कोई जिला मजिस्ट्रेट या अपर जिला मजिस्ट्रेट जिसे ADM कहते हैं, या कोई कलेक्टर या उप कलेक्टर। तो इस प्रकार से ये दोनों जो है जिला अधिकारी के अंतर्गत आते हैं। इसकी जो बारे में प्रावधान जो है धारा 5 के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट,
इस अधिनियम के अधीन आंतरिक परिवाद समिति का गठन कौन करेगा? तो आंतरिक परिवाद समिति का गठन के बारे में ये प्रावधान धारा 4 के अंतर्गत दिया गया है। धारा 4 में यह बताया गया है कि किसी कार्यस्थल का प्रत्येक नियोजक जो है लिखित आदेश द्वारा आंतरिक परिवाद समिति नामक एक समिति का गठन करेगा। तो इस प्रकार से धारा 4 के अनुसार आंतरिक परिवाद समिति का गठन जो है यह नियोजक करता है। नेक्स्ट, अब आंतरिक परिवाद समिति जो धारा 4 के तहत गठित की जाती है, जिसका गठन नियोजक करता है, अब इसके बारे में हम पूरी बात देखते हैं कि क्या इसमें कौन कौन शामिल होंगे और इनका क्या कार्य होगा, क्या शक्तियां होंगी, किस प्रकार के कार्य ये समिति करती है। तो धारा 4 के अनुसार ये जो आंतरिक परिवाद समिति है, इसके बारे में प्रावधान है कि कार्यस्थल का प्रत्येक नियोजक आंतरिक परिवाद समिति का गठन करेगा और समिति जो है निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगा, जिन्हें नियोजक के द्वारा नाम निर्देशित किया जाएगा। तो इसमें जो है एक पीठासीन अधिकारी होगा जो कर्मचारियों में से कार्यस्थल पर वरिष्ठ स्तर की महिला होगी। तो पीठासीन अधिकारी इसमें कौन होगी? एक महिला ही होगी, जो कि वहाँ पे वर्क प्लेस पर काम करने वाली सभी जो कर्मचारी हैं, वर्कर हैं, उनमें सबसे सीनियर होगी। दूसरा है, कर्मचारियों में से कम 2 ऐसे सदस्य होंगे जो महिलाओं की समस्याओं के प्रति प्रतिबद्ध हैं या जिनके पास समाज सुधार के कार्य में अनुभव है या विधिक ज्ञान है। और तीसरा है, गैर सरकारी संगमों में से एक ऐसा सदस्य जो महिलाओं की समस्याओं के प्रति प्रतिबद्ध है या ऐसा व्यक्ति जो लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित मुद्दों से परिचित है। और नेक्स्ट है, इस प्रकार नाम निर्देशित जो सदस्य हैं उनकी कुल संख्या जो होगी उसका आधा जो महिलाएं होंगी। और यही प्रावधान सेम जो है उसमें दिया गया है विशाखा गाइडलाइन में, उसको यहाँ धारा 4 के अंतर्गत शामिल किया गया है। और का जो पीठासीन अधिकारी है और अन्य जो नाम निर्देशित सदस्य हैं उनकी जो कार्यावधि है वह 3 वर्ष होगी, अर्थात वह अपना पद जो है 3 वर्ष तक धारण करेंगे। धारा 4 की उपधारा 5 के अंतर्गत वो आधार बताए गए हैं कि जिस आधार पर पीठासीन अधिकारी या सदस्य को उनके पद से हटा दिया जाएगा। तो धारा 4 की उपधारा 5 के अनुसार ये आधार हैं कि जबकि धारा 16 के उपबंधों का उल्लंघन करता है कोई पीठासीन अधिकारी या सदस्य। दूसरा है, किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है या कोई प्रवृत्त जो विधि है उसके तहत उनके विरुद्ध किसी अपराध के लिए कोई जांच लंबित है। और नेक्स्ट है, उसे किसी अनुशासनिक कार्यवाही में दोषी पाया गया है या उनके विरुद्ध कोई अनुशासनिक कार्यवाही लंबित है या उसने अपनी हैसियत का इस प्रकार दुरुपयोग किया है जिससे उसका पद पर बने रहना लोकहित के विरुद्ध हो गया है। तो ये वो आधार हैं जिन आधारों पर किसी पीठासीन अधिकारी या सदस्य को उसके पद से हटाया जा सकता है। नेक्स्ट, इस अधिनियम के तहत स्थानीय समिति, तो स्थानीय समिति अर्थात लोकल कमेटी, इसके गठन के संबंध में प्रावधान किस धारा के अंतर्गत किया गया है? तो लोकल कमेटी के गठन के बारे में जो प्रावधान है वह जो है धारा 6 के अंतर्गत दिया गया है। और धारा 6 में यह बताया गया है कि प्रत्येक जिला अधिकारी संबंधित जिले में जहां स्थापन में अर्थात जो वर्क प्लेस है या कोई नियोजन स्थल है वहां 10 से कम कर्मचारी हैं और वहां पर आंतरिक समिति का गठन नहीं किया गया है, तो ऐसी स्थिति में जो जिला अधिकारी हैं वहाँ पे एक स्थानीय समिति का गठन कर सकेगा। तो ये स्थानीय समिति का गठन धारा 6 के तहत किया जाता है। नेक्स्ट, जिला अधिकारी के द्वारा ऐसे कार्यस्थल पर स्थानीय समिति का गठन किया जाएगा जहाँ कर्मकारों की संख्या कितनी होगी? 10 से कम है। तो अभी हमने बताया कि धारा 6 में जो प्रावधान किया गया है, धारा 6 के अंतर्गत जो प्रावधान है और इसमें यह बताया गया है कि जब ऐसे स्थापन में जहां 10 से कम कर्मचारी हैं और वहां पर आंतरिक समिति का गठन नहीं किया गया है तो ऐसे स्थान पर जिला अधिकारी स्थानीय समिति का गठन करेगा। नेक्स्ट, इस अधिनियम के तहत नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। तो नोडल अधिकारी की जो नियुक्ति है वह किस स्तर पर की जाएगी? तो ऐसी जो नियुक्ति है धारा 6 की उपधारा 2 के तहत ग्रामीण क्षेत्र में, जनजातीय क्षेत्र में, प्रत्येक ब्लॉक में, तालुका में, तहसील में, शहरी क्षेत्रों के वार्ड में, नगरपालिका में, इन सभी जगहों पर इसकी नियुक्ति की जाएगी। अब धारा 6 के उपधारा 2 के अंतर्गत यह प्रावधान है कि जिलाधिकारी जो है ग्रामीण या जनजातीय क्षेत्र में प्रत्येक ब्लॉक, तालुक, तहसील में और शहरी क्षेत्रों में
वार्ड या नगरपालिका में परिवाद ग्रहण करने के लिए और 7 दिन की अवधि के भीतर उससे संबंधित स्थानीय समिति को भेजने के लिए एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति कर सकेगी। नेक्स्ट, स्थानीय समिति। तो अब जो धारा 7 के अंतर्गत स्थानीय समिति बनाई जाती है जिला अधिकारी के द्वारा, तो ऐसी स्थानीय समिति में कौन शामिल होगा, किन व्यक्तियों से मिलकर ऐसी समिति का निर्माण किया जाएगा, तो इसके बारे में जो प्रावधान है वो धारा 7 के अंतर्गत दिया गया है। तो इसके अनुसार इसका गठन जिला अधिकारी द्वारा नाम निर्देशित किए जाने वाले निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर, इसका गठन में कौन कौन शामिल होंगे, तो एक अध्यक्ष होगा। अध्यक्ष जो है सामाजिक कार्य क्षेत्र में विख्यात और महिलाओं की समस्याओं के लिए प्रतिबद्ध महिलाओं में से एक नाम निर्दिष्ट किया जाएगा। तो जो अध्यक्ष होगा उसका नाम निर्देशन महिलाओं के द्वारा किया जाएगा, अर्थात उसका चुनाव महिलाओं के द्वारा किया जाएगा। दूसरा है एक महिला जो जिले में ब्लॉक, तालुक, तहसील, वार्ड या नगर पालिका में कार्यरत महिलाओं में से नाम निर्दिष्ट की जाएगी। तो एक महिला जो सदस्य है यह यहाँ इन जगहों पर कार्यरत जो महिलाओं की संस्था है उन महिलाओं के द्वारा नाम निर्दिष्ट की जाएगी। और नेक्स्ट है 2 सदस्य और होंगे जिनमें से कम एक महिला होगी जो महिलाओं की समस्याओं के प्रति प्रतिबद्ध है और ऐसे गैर सरकारी संगठनों या संगमों से नाम निर्दिष्ट की जाएगी जो कि लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित मुद्दों से परिचित हों। अब ये जो 2 नियुक्त किए जाएंगे सदस्य, इन 2 सदस्यों में से कम एक नाम निर्देशी के पास विधिक ज्ञान होना आवश्यक है। और दूसरी बात यह है कि कम से कम एक नाम निर्देशित सदस्य जो है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग या अल्पसंख्यक समुदाय की महिला होगी। तो ये जो 2 सदस्य नाम निर्देशित किए जाएंगे, इन एक तो ऐसी होगी जिसे विधि का ज्ञान होना चाहिए, और दूसरी जो ऐसी महिला होगी, दूसरा जो सदस्य होगा वो इस प्रकार का होगा कि उसे SC, ST, OBC या माइनॉरिटी कम्युनिटी से होना चाहिए और वह महिला ही होगी। और तीसरा है जिले में सामाजिक कल्याण या महिला और बाल विकास से संबंधित अधिकारी जो है इसका पदेन सदस्य होगा। पदेन सदस्य की तात्पर्य है कि वह उस पद पर होने के नाते ही उसका सदस्य बन जाएगा। यह व्यक्ति चाहे जो होगा लेकिन वो आएगा तो उस समिति का सदस्य अपने आप बन जाएगा। अब स्थानीय समिति का अध्यक्ष और सदस्य ये जो हैं अपनी पद नियुक्ति की तारीख से, उस पद पर नियुक्त होने की तारीख से 3 वर्ष तक अपना पद धारण करेंगे। किसी स्थानीय समिति के अध्यक्ष या सदस्य को निम्नलिखित आधारों पर उसके पद से हटा दिया जाएगा। तो ये जो स्थानीय समितियां हैं, इन समिति के जो अध्यक्ष हैं या सदस्य हैं उनको उनके पद से किन आधारों पर हटाया जाएगा, तो ये जो आधार है, तो इसके बारे में जो प्रावधान है वह धारा 7 के उपधारा 3 के अंतर्गत दिया गया है। और धारा 7 उपधारा 3 में यह बताया गया है कि स्थानीय समिति का कोई अध्यक्ष या सदस्य जो है, यदि वह धारा 16 का उल्लंघन करता है या उसे जो है किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध किया गया है, यहाँ गलत टाइप हो गया है, दोष सिद्ध किया गया है, या उसके विरुद्ध अपराध के बारे में कोई जांच लंबित है, या यदि वह किसी अनुशासनिक कार्यवाही में दोषी पाया जाता है, या उसके विरुद्ध कोई अनुशासनिक कार्यवाही लंबित है, या उसने अपने पद का इस प्रकार दुरुपयोग किया है कि उसे उसका पद पर बने रहना लोकहित में के विरुद्ध हो गया है, तो ऐसे आधारों पर उसको जो है उसके पद से हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्थानीय परिवाद समिति का अध्यक्ष व सदस्य को हटाए जाने के संबंध में प्रावधान किस धारा के अंतर्गत दिया गया है। तो अभी हमने बताया कि ये जो प्रावधान है यह धारा 7 की उपधारा 3 के अंतर्गत दिया गया है। और अभी हमने देखा कि उसके जो 4 आधार हैं उन आधारों पर ही उसको हटाया जा सकता है उसके पद से। नेक्स्ट, इस अधिनियम के अधीन किस धारा में घरेलू कर्मकार को परिभाषित किया गया है। तो घरेलू कर्मकार की जो परिभाषा है धारा 2E के अंतर्गत दी गई है। नेक्स्ट, स्थानीय समिति के अध्यक्ष या सदस्यों को फीसों या भत्तों का संदाय करने के लिए धन का अनुदान किसके द्वारा किया जाएगा। तो ऐसा जो धन का अनुदान है वह केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। इसके बारे में प्रावधान धारा 8 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट, लैंगिक उत्पीड़न के परिवाद के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला है, ऐसा परिवाद उत्पीड़न की तारीख से
3 माह के भीतर और कई घटनाओं की स्थिति में अंतिम घटना की तारीख से 3 माह के भीतर किया जा सकेगा। तो यह कथन सही है। इसके बारे में जो प्रावधान है यह धारा 9 की उपधारा 1 के अंतर्गत दिया गया है। दूसरा है, ऐसा परिवाद लिखित रूप में आंतरिक परिवाद समिति या स्थानीय परिवाद समिति को किया जाएगा। तो यह कथन भी सही है और इसके बारे में भी जो प्रावधान है यह की उपधारा 1 के अंतर्गत ही दिया गया है। तीसरा है, उपरोक्त परिवाद समिति उक्त अवधि को 3 माह तक और विस्तारित कर सकती है। तो यह कथन भी सही है। इसके बारे में जो प्रावधान है यह धारा 9 के उपधारा 1 के दूसरे परंतु के अंतर्गत दिया गया है कि यह जो है समिति जो चाहे आंतरिक समिति है या स्थानीय समिति है वह लेखबद्ध कारणों से इसे 3 माह तक और विस्तारित कर सकेगी। चौथा कथन है, परिवाद का मौखिक रूप से किया जाना आवश्यक है। तो यह कथन गलत है, क्योंकि ऐसा जो परिवाद है वह अपराध की तारीख से 3 महीने के भीतर लिखित रूप में किया जाता है, न कि मौखिक रूप में। नेक्स्ट, इस अधिनियम के अधीन किए गए अपराध का सुलह कैसे होगा? तो अपराध के सुलह के बारे में जो प्रावधान है यह धारा 10 के अंतर्गत दिया गया है और धारा 10 में यह बताया गया है कि यह जो सुलह है यह विथित महिला अर्थात पीड़ित महिला के अनुरोध पर आंतरिक समिति या स्थानीय समिति के माध्यम से किया जा सकेगा। तो यही कथन सही है। इसमें पहला विकल्प ही सही है। धारा 10 के अनुसार यह प्रावधान है कि आंतरिक समिति या स्थानीय समिति के माध्यम से व्यथित महिला के अनुरोध पर सुलह जो है किया जा सकेगा। नेक्स्ट, इस अधिनियम के अधीन किए गए परिवाद के संबंध में क्या सही है? तो पहला है, कार्रवाई करने की शक्ति आंतरिक या स्थानीय समिति को होगी। तो यह कथन सही है। इसके बारे में जो प्रावधान है यह धारा 11 के अंतर्गत दिया गया है। दूसरा कथन है, ऐसी कार्रवाई करते समय आंतरिक समिति या स्थानीय समिति को सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होंगी। तो यह कथन भी सही है। इसके बारे में जो प्रावधान है यह धारा 11 की उपधारा 3 के अंतर्गत दिया गया है। और तीसरा कथन है, अपराध के परिवाद की जांच 90 दिन के अंतर्गत पूरी की जाएगी। तो यह कथन भी सही है। इस प्रकार से उपरोक्त सभी सही हैं। नेक्स्ट, किस धारा के अंतर्गत यह प्रावधान है कि परिवाद की जांच लंबित रहने के दौरान पीड़ित महिला के अनुरोध पर उसे अन्य कार्यस्थल पर स्थानांतरित कर दिया जाएगा या उसे 3 मास तक की अवकाश मंजूर किया जाएगा? तो इसके बारे में जो प्रावधान है यह धारा 12 के अंतर्गत दिया गया है। धारा 12 में यह है कि जब ऐसा कोई परिवाद किया गया है इस अधिनियम के अधीन तो और उस परिवाद की जांच लंबित है और ऐसी जांच की लंबितावस्था में पीड़ित महिला को किसी अन्य कार्यस्थल पर स्थानांतरित किया जा सकेगा, उसे 3 महीने तक की छुट्टी दी जा सकेगी या अन्य कोई राहत जो कि विहित किया जाए उसे दिया जा सकता है। और महिला को जो ये 3 महीने की छुट्टी दी जाएगी वह उस छुट्टी के अतिरिक्त होगी जिसके लिए वह हकदार होती है, अर्थात जो उसे पूरे साल भर में छुट्टियां प्राप्त होती हैं उन छुट्टियों के अतिरिक्त यह 3 महीने की छुट्टी होती है। नेक्स्ट, अपराध की जांच पूरी होने पर आंतरिक या स्थानीय समिति के द्वारा नियोजक को या जिलाधिकारी को जांच की रिपोर्ट कितने दिन के भीतर देनी होती है? तो इसके बारे में जो प्रावधान है यह धारा 13 के अंतर्गत दिया गया है। इसमें यह बताया गया है कि इस अधिनियम के अधीन जांच पूरी होने पर यथास्थिति आंतरिक समिति या स्थानीय समिति अपने निष्कर्षों की एक रिपोर्ट जो है वह नियोजक को या जिलाधिकारी को जांच पूरी होने की तारीख से 10 दिन के अंदर उसको उपलब्ध कराएगी और यह जो रिपोर्ट है उसकी एक कॉपी संबंधित पक्षकारों को भी उपलब्ध कराई जाएगी। नेक्स्ट, इस अधिनियम के अधीन किए गए अपराध का झूठा या विद्वेषपूर्ण परिवाद और मिथ्या साक्ष्य देने के लिए दंड का प्रावधान किस धारा के अंतर्गत दिया गया है? तो यह प्रावधान जो है धारा 14 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट, इस अधिनियम की किस धारा में यह प्रावधान है कि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 या अन्यथा इस अधिनियम के अधीन किए गए किसी परिवाद की अंतर्वस्तुओं या पीड़ित महिला के नाम, पता या पहचान की जानकारी का प्रकाशन किसी भी रीत से नहीं किया जाएगा? तो ऐसा जो प्रावधान है यह धारा 16 के अंतर्गत दिया गया है। इसमें यह बताया गया है कि परिवाद की अंतर्वस्तुओं को जांच की कार्यवाहियों का जो है
या जो पीड़ित महिला है या अभियुक्त है या साक्षी हैं उनका नाम पता पहचान जो है यह प्रकाशित नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट, जब कोई व्यक्ति जिसे इस अधिनियम के अधीन परिवाद की जांच या कार्रवाई संचालित करने का कार्य सौंपा गया है और वह उसका धारा 16 के तहत प्रकाशन जहां करने के लिए उसे मना किया गया है लेकिन वह फिर भी प्रकाशन कर देता है तो उसे किस दंड से दंडित किया जाएगा। धारा 17 के अंतर्गत यह बताया गया है कि उसे ऐसी रीति से दंडित किया जाएगा या सस्ती दी जाएगी जो कि विहित किया जाए। तो इस प्रकार से यह जो दंड का प्रावधान है धारा 17 के तहत किया जाएगा। नेक्स्ट, मिथ्या या विद्वेषपूर्ण परिवाद या मिथ्या साक्ष्य देने के लिए दंड दिए जाने की स्थिति में कितनी अवधि के भीतर अपील की जा सकेगी। तो अपील के बारे में जो प्रावधान है यह धारा 18 के अंतर्गत दिया गया है और इसमें यह बताया गया है कि जबकि कोई मिथ्या या विद्वेषपूर्ण परिवाद किया जाता है या मिथ्या साक्ष्य दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में जो दंड दिया गया है और उस दंड से जो अपील है वह 90 दिन के भीतर की जा सकेगी। नेक्स्ट, नियोजक के कर्तव्यों को किस धारा में बताया गया है। तो धारा 19 के अंतर्गत नियोजक का कर्तव्य बताया गया है और नियोजक का यह कर्तव्य होगा कि वह कार्यस्थल पर सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराए। दूसरा है कि वह लैंगिक उत्पीड़न का जो दंड है उसको जगह जगह पर कार्यस्थल पर चस्पा करे, चिपकाए, ताकि जो वहाँ पे कर्मचारी हैं उनको यह पता हो सके कि यह एक अपराध है और इसको करने से बचें। कर्मचारियों को जागरूक करने के लिए जागरूकता कार्यक्रम जो है आयोजित करेगा, कार्यशालाएं आयोजित करेगा। इसी प्रकार से तमाम और भी कार्य हैं, जैसे कोई महिला है उसके विरुद्ध अगर इस तरह का उत्पीड़न का अपराध होता है तो उसको यह जानकारी देगा कि वह जो है उस अपराध का परिवाद कर सकती है, उसमें उसकी मदद करेगा, कार्रवाई प्रारंभ कराने में उसकी जो है मदद करेगा, आंतरिक समिति द्वारा रिपोर्टों को समय पर प्रस्तुत किए जाने को मॉनिटर करेगा। तो इस प्रकार से बहुत सारे कार्य हैं जो कि धारा 19 के तहत उसको प्रदान किए जाते हैं, उनको उसका जो है कर्तव्य है उसको करना ही होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन जिला अधिकारी के कर्तव्य हैं। तो जिला अधिकारी के जो कर्तव्य हैं ये धारा 20 के अंतर्गत बताए गए हैं। धारा 20 के अनुसार जो है जिला अधिकारी का जो कर्तव्य है स्थानीय समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों के समय से दिए जाने को मॉनिटर करना, लैंगिक उत्पीड़न और महिला के अधिकारों के संबंध में जागरूकता सृजित करने के लिए गैर सरकारी संगठनों को लगाना। तो इस प्रकार से यह दोनों जो कर्तव्य हैं यह जिला अधिकारी के कर्तव्य धारा 20 के अंतर्गत बताए गए हैं। नेक्स्ट, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसको देगी। तो आंतरिक समिति और जो स्थानीय समितियां हैं यह धारा 21 के तहत अपनी जो वार्षिक रिपोर्ट है उसे नियोजक को और जिला अधिकारी को देंगी। उपधारा 2 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि जब जिलाधिकारी को इस प्रकार से जो है रिपोर्टें दी जाती हैं तो वह उस रिपोर्ट की एक संक्षिप्त रिपोर्ट तैयार करेगा और उसे राज्य सरकार को भेजेगा। तो राज्य सरकार को ऐसी रिपोर्ट की जो है यह केवल जिला अधिकारी के द्वारा भेजी जाती है। नेक्स्ट, इस अधिनियम के अधीन कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न के लिए फाइल किए गए और निपटाए गए सभी मामलों से संबंधित डाटा को कौन रखेगा। तो इसके बारे में जो प्रावधान है यह धारा 23 के अंतर्गत दिया गया है और धारा 23 में यह बताया गया है कि समुचित सरकार जो होगी वह इस अधिनियम के अधीन कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न के लिए फाइल किए गए और निपटाए गए सभी मामलों से संबंधित डाटा को रखेगी। नेक्स्ट, इस अधिनियम का प्रचार और स्थानीय समिति के सदस्यों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए उपाय किसके द्वारा किया जाएगा। तो इस अधिनियम का जो प्रचार करना और सदस्यों को प्रशिक्षण कार्यक्रम का जो आयोजन है यह भी समुचित सरकार के द्वारा किया जाएगा और इसके बारे में प्रावधान धारा 23 के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट, जब कोई नियोजक धारा 4 के अधीन आंतरिक परिवाद समिति का गठन नहीं करता है या कोई व्यक्ति इस अधिनियम के तहत अपराध की विद्वेषपूर्वक परिवाद करता है या मिथ्या साक्ष्य देता है तो उसे किस दंड से दंडित किया जाएगा। तो इसके जो दंड है यह दंड का प्रावधान धारा 26 के अंतर्गत किया गया है और इसके अनुसार जब कोई इस तरह का जो कार्य करता है तो उसे 50,000 रुपये तक के जुर्माने से दंडित किया जाएगा और अगर वह व्यक्ति वही अपराध दोबारा करता है
तो उसे इस दंड के 2 गुने दंड से दंडित किया जाएगा, अर्थात उसे 1 लाख रुपए तक के लिए दंड दिया जा सकेगा। नेक्स्ट, कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किए गए अपराध का संज्ञान किसके परिवाद पर लेगा? तो अपराध के संज्ञान के बारे में जो प्रावधान है यह धारा 27 के अंतर्गत दिया गया है, और धारा 27 में यह कहा गया है कि कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अधीन रहते हुए किसी अपराध का संज्ञान जो है वह पीड़ित महिला के परिवाद पर करेगा, या आंतरिक समिति या स्थानीय समिति के द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति के परिवाद पर ही करेगा। तो इस प्रकार से उपरोक्त दोनों व्यक्तियों के परिवाद पर वह अपराध का संज्ञान करेगा। नेक्स्ट, इस अधिनियम के अधीन किए गए किसी अपराध का संज्ञान करने के लिए कौन सा न्यायालय सक्षम है? तो धारा 27 का जो दूसरा खंड है उसमें यह बताया गया है कि इस अधिनियम के अधीन किए गए किसी अपराध का संज्ञान करने के लिए केवल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अर्थात महानगर मजिस्ट्रेट और फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट जो है यह सक्षम है। अन्य इसके अलावा कोई और जो मजिस्ट्रेट हैं वह संज्ञान नहीं ले सकते हैं। नेक्स्ट, इस अधिनियम के अधीन किया गया अपराध किस प्रकृति का होगा? तो धारा 27 के खंड 3 के अनुसार यह प्रावधान है कि इस अधिनियम के अधीन किया गया प्रत्येक जो अपराध है वह असंज्ञेय होगा, अर्थात ऐसे अपराध के मामले में किसी जो अपराधी है उसको वारंट के बिना गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, उसके लिए वारंट लेना आवश्यक होगा। नेक्स्ट, किस धारा के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि इस अधिनियम के उपबंध अन्य विधियों के अतिरिक्त होंगे, न कि उनके अल्पीकरण में? तो यह जो प्रावधान है धारा 28 के अंतर्गत दिया गया है। इसमें यह बताया गया है कि इस अधिनियम के जो उपबंध होंगे जो तत्समय प्रवृत्त अन्य विधियां हैं उनके अतिरिक्त होंगे, न कि उनके अल्पीकरण में, अर्थात उनके प्रभाव को खत्म करने वाली नहीं है बल्कि यह जो विधियां हैं उनके अतिरिक्त हैं। नेक्स्ट, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति किसके पास होगी? तो इसके बारे में जो प्रावधान है धारा 29 में दिया गया है, और धारा 29 के अनुसार केंद्र सरकार इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है। नेक्स्ट, इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में यदि कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो उसे दूर करने की शक्ति किसको होगी? तो यह प्रावधान धारा 30 के अंतर्गत दिया गया है कि जब इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो उसे दूर करने की जो शक्ति है वह केंद्र सरकार को होती है। तो दोस्तों, इस प्रकार से इस अधिनियम को हमने देखा और इसके जो MCQs हैं उनको सॉल्व किया है, और पूरी उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण और सहायक साबित होगा। तो आप इसी तरह के और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।